की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी मोबाइल की दुकान में जाते हो मोबाइल लेने, और आपको एक अच्छा सा मोबाइल पसंद भी आ जाता है जिसके प्राइस हैं 20,000, ठीक है। लेकिन जब आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हो तो पता चलता है आपको कि आपका जो पर्स है वो तो घर में ही छूट गया है, तो आपके जेब में एक भी पैसे नहीं है। तो आप ऐसे में दुकानदार से कहते हो, ऐसा करो आप मोबाइल दे दो हमें, ठीक है, उधार दे दो, मैं आपको कल सुबह आकर के पे कर दूंगा पैसे, ठीक है। लेकिन दुकानदार मना कर देता है, वो कहता है भाई मैं ऐसे नहीं दूंगा, पता नहीं आप कल सुबह आए हमें दिया या नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी दुकान में फिर शर्मा जी भी आते हैं, उनको क्योंकि मोबाइल लेना होता है, और शर्मा जी जो हैं इनके आपके बगल के ही रहते हैं, आपके पापा के अच्छे खासे दोस्त भी हैं, ठीक है। अब ये दुकानदार कहता है हाँ मैं एक शर्त पे दे सकता हूँ आपको ये मोबाइल, अगर शर्मा जी जो हैं ये इस बात की मुझे गारंटी दें कि कल सुबह अगर आप नहीं आए देने तो फिर ये आपकी जगह पे पैसा देंगे, ये 20,000 तो मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो शर्मा जी और दुकानदार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ यही है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना, और यही एग्जाम्पल हम आगे जितने भी बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ समझेंगे इसमें इसी एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शर्मा जी हैं तो ये क्या हैं, ये हैं प्रतिभू, श्योरिटी, यानी ये गारंटी दे रहे हैं आपकी, ठीक है, कि अगर आप कल सुबह 20,000 रुपये देने नहीं आए तो शर्मा जी दुकानदार को 20,000 रुपये देंगे। और आप क्या हो, आप हो मूल ऋणी यानी प्रिंसिपल डेप्टर, क्योंकि उधार तो आप ही ले रहे हो ना, ठीक है। और ये जो दुकानदार है ये क्या है, लेनदार है, ठीक है, लेनदार है, ये आपको उधार सामान दे रहा है और आपसे पैसा वसूलने का काम इसी का है, ठीक है। और अगर आप देने में फेल हो गए तो फिर ये शर्मा जी से वसूलेगा, ओके। तो अब ये एग्जाम्पल समझ लिया आपने, अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यभूति की संविदा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्यभूति की संविदा परिभाषित करी गई है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अगर हम आगे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में प्रत्यभूति की संविदा को परिभाषित किया है। तो याद रखना धारा 126 में इसकी परिभाषा दी गई है। अभी परिभाषा क्या है इसको समझ लेते हैं भाई, कि प्रत्यभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, ठीक है, अन्य व्यक्ति यहाँ पर शर्मा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रत्यभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दशा में क्या है कि जैसे आप कल सुबह 20,000 रुपये देने में फेल हो गए या नहीं आए तो वो क्या होगा, वही एक्ट जो है आपका वो व्यतिक्रम कहा जाएगा, ठीक है। तो व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा ही आपकी प्रत्यभूति की संविदा है। ये आपकी बेयर एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रत्यभूति की संविदा से अभिप्राय जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर लिया जाना ही प्रत्यभूति की संविदा है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या लिखेंगे कि प्रत्यभूति की जो संविदा है इसका उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को ऋण, उधार माल या नौकरी दिलवाना। जैसे कि सपोज आपको एक नौकर चाहिए, ठीक है, तो ऐसे अरे गहरे को आप नौकर थोड़ा ना रख लोगे, ठीक है। तो आपको चाहिए कि कोई व्यक्ति हो जो इसकी गारंटी दे कि बाई चांस ये आपका कोई सामान लेकर के चला गया, चोरी कर लिया, तो फिर आप किससे पैसे वसूलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्यभूति की संविदा है इसका उद्देश्य ही यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को ऋण देता है तो उसका ऋण को सुरक्षित करने के लिए, या कोई अगर माल देता है, ठीक है, कोई सामान वगैरह देता है तो उसके सामान की सुरक्षा के लिए ही प्रत्यभूति की संविदा लाया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति भाग जाए पैसा लेकर के तो वो उस गारंटर, वो जो श्योरिटी है जिसने इसकी गारंटी दी है, वो उसके ऊपर वाद ला सकता है कोर्ट में। अब हम इसके बाद इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप एक उदाहरण भी इसका लिख देना कि जैसे आपका उदाहरण क्या है कि का खा से 7,000 रुपये का ऋण उधार लेता है, ठीक है, और गा जो है ये वचन देता है कि यदि का ऋण का संदाय करने में यानी पेमेंट करने में असफल रहता है तो वह स्वयं उस ऋण का संदाय करेगा, जो ऋण की राशि है उसका भुगतान करेगा, ठीक है। इसके बाद आप एक केस भी मेंशन कर सकते हो। इस केस में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि यदि दो व्यक्ति दुकान पर आए जिसमें एक सामान खरीदे और दूसरा व्यक्ति जो है उसको उधार दिलाने के लिए विक्रेता को वचन दे कि यदि वह मूल्य का भुगतान नहीं करेगा तो मैं दायी होऊंगा, तो यह क्या है, प्रत्यभूति की संविदा है, ठीक है।
इसके बाद हम कुछ बिंदु लिखेंगे, जैसे कि जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है उसको प्रतिभू कहा जाता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति के चूक के बारे में प्रतिभूति दी जाती है वो आपका मूल ऋणी होता है, यानी आप। और प्रतिभू कौन होता है? वो जो शर्मा जी थे, ठीक है, जिन्होंने गारंटी दी थी। और जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है वो कौन होता है? लेनदार यानी क्रेडिटर, ठीक है। और ये जो संविदाएं होती हैं आपकी, तो इनको प्रचलित भाषा में जमानत या गारंटी की संविदा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ बिंदु और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि जिस संविदा में स्वतंत्र उत्तरदायित्व विद्यमान होता है वह प्रत्याभूति की संविदा नहीं होती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि का दुकानदार से कहता है कि आप खाको को सामान दे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका मूल्य जो है आपको मिल जाएगा। यह एक स्वतंत्र प्रतिज्ञा है, ना कि प्रत्याभूति की संविदा है, ठीक है। इसमें आपने गौर किया, कहीं का ने ये कहा कि अगर इसका मूल्य आपको ना मिले या खा जो है मूल्य देने में असफल हो जाए तो आप हमसे ले लेना या मैं दे दूंगा, ठीक है। कहीं कहा नहीं कहा। तो यहाँ पर इसका जो दायित्व था वो स्वतंत्र दायित्व था, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रत्याभूति की संविदा नहीं होगी। प्रत्याभूति की संविदा वही होगी जिसमें कि जो श्योरिटी है वो ये गारंटी दे इस बात की कि अगर जो मूल ऋणी है अगर ये देने में असफल हो जाता है तो इसकी जगह पे मैं दे दूंगा या आप मुझसे वसूल लेना, ठीक है। तब प्रत्याभूति की संविदा का निर्माण होगा। और यही जो बात है यही आपका कंसिडरेशन है। और आप जानते भी हो कि बिना प्रतिफल के तो संविदा शून्य होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक केस है। केस क्या है आपका? टेलर बनाम ली का केस है। ये एक अमेरिकन वाद है। और इस वाद में क्या होता है कि एक मकान मालिक, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, मकान मालिक, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, मकान, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मकान मालिक और उसका किराएदार वादी की दुकान पर गए, ठीक है। मकान मालिक ने दुकानदार से कहा कि जो श्री पारकर हैं, जो कि उसके किराएदार हैं, कहा कि श्री पारकर इस वर्ष हमारे यहाँ रहेंगे, जो माल वे चाहें आप उन्हें दे देना, ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भुगतान मिल जाएगा। तो यहाँ पे निर्णय हुआ कि न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यह एक स्वतंत्र वचन था, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की त्रुटि पर दायी होने का वचन नहीं था, अतः यह प्रत्याभूति की संविदा नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आप मेंशन करिएगा जब भी आप प्रत्याभूति की संविदा लिखिएगा। अगर आपको लगे आपके पास टाइम है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, या अगर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ प्रत्याभूति की संविदा पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ उसको बताइएगा, उससे रिलेटेड केस या एक एग्जाम्पल लेकर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे इसके देख लेते हैं आवश्यक तत्व। तो इसके टोटल 7 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं जो कि आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखना। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट आप एक जगह पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है इसका पक्षकार, लिखित मौखिक होना, प्रतिफल का होना, मूल ऋण, दायित्व का उदय और संविदा का स्वरूप, और दुर्व्यपदेशन तथा तथ्यों को छिपाना। अब ये इसके इतने एसेंशियल एलिमेंट है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, इनसे रिलेटेड केस और एग्जाम्पल्स को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका है एसेंशियल एलिमेंट पक्षकार। तो प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, ठीक है। कौन है? पहला लेनदार होता है, दूसरा मूल ऋणी होता है और तीसरा प्रतिभू होता है, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कम होता है तो फिर वो प्रत्याभूति की संविदा नहीं होगी, याद रखिएगा। तो जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? प्रतिभू कहते हैं। और जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रतिभूति दी जाती है वो कौन होता है आपका? वो आपका मूल ऋणी होता है, यानी प्रिंसिपल डिप्टर। और जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है वो कौन होता है? आपका लेनदार होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है लिखित या मौखिक होना। तो प्रत्याभूति की संविदा जो है लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, ठीक है। और मौखिक प्रत्याभूति का भी वही प्रभाव होगा जो लिखित प्रत्याभूति का होता है, या विवक्षित भी हो सकती है, ठीक है। यानी जहां पर कोई प्रत्याभूति की संविदा लिख करके नहीं की गई है, केवल मौखिक रूप से बोल करके की गई है, तब भी उसका वही प्रभाव होगा जो एक लिखित प्रत्याभूति का होता है। यानी वहां पर भी लेनदार प्रतिभू के ऊपर वाद ला सकता है, ठीक है, और अपना जो ऋण है वो वसूल सकता है। परंतु याद रखिएगा, परंतु अंग्रेजी विधि में स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड के अनुसार प्रत्याभूति तब तक प्रवर्तनीय नहीं होती है जब तक कि लिखित ना हो, उस पर प्रतिभू के हस्ताक्षर ना हो। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रत्याभूति की जो संविदा है, मतलब इंग्लिश लॉ में प्रत्याभूति की संविदा मान्य है लिखित या मौखिक, ठीक है, या दोनों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आप लोग दिमाग में बनाए रखिएगा कि
जो भारतीय कानून है उसमें आपकी लिखित और मौखिक दोनों मान्य हैं, लेकिन इंग्लिश विधि में केवल और केवल लिखित मान्य है। ठीक है। इसके बाद ये एक आपका केस था एक्शन स्ट्रेंथ लिमिटेड का। इस बात में ये कहा गया था कि अगर कहीं पर मौखिक प्रत्यभूति दी गई है तो वहाँ पर जो प्रतिभू है वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है। वो ये नहीं कह सकता है कि ये जो प्रत्यभूति ये तो मौखिक है, ये लिखित नहीं है, मैं यहाँ पर इसका दायित्व नहीं लूँगा या मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। ठीक है, ये नहीं कह सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट क्या है? प्रतिफल का होना। प्रत्यभूति की संविदा में प्रतिफल का होना आवश्यक है, परंतु लेनदार और प्रतिभू के मध्य प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। याद रखना कि प्रत्यभूति की संविदा के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो कंसिडरेशन है लेनदार और प्रतिभू के बीच में होना आवश्यक नहीं है। अब आप कहोगे कि प्रतिफल है क्या, कैसे पता चले कि क्या प्रतिफल है? ठीक है, तो ये स्पष्ट करता है कौन? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 127। इसमें क्या कहा गया है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए, बात ध्यान देना आप लोग, ठीक है, मूल ऋणी के लाभ के लिए जो भी कार्य किया गया है, ठीक है, या वचन दिया गया है, वो क्या होता है? वही आपका प्रतिभू की प्रत्यभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। यानी जैसे आपके केस में क्या था कि शर्मा जी ने जो बात बोली थी कि अगर आप सुबह 20,000 रुपये नहीं लेकर के आए या देने में असफल हो गए तो फिर दुकानदार को आपके शर्मा जी जो हैं वो देंगे पैसे। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बात बोली थी आपके लाभ के लिए, तो ये बात क्या है? यही आपका एक प्रतिफल है। ठीक है, अब इसके बाद एक केस है। केस भी आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो केस से रिलेटेड होंगे। आपसे जैसे पूछा जा सकता है, इस केस में क्या कहा गया है? केस आपका राम नारायण बनाम हरि सिंह का केस है। ये एक राजस्थान का केस है। इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि प्रतिफल के बिना की गई प्रत्यभूति की संविदा शून्य है। ठीक है, एग्जाम में आपके इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस वाद में कहा गया कि प्रतिफल के बिना की गई प्रत्यभूति की संविदा शून्य होगी? तो ये कहा गया राम नारायण बनाम हरि सिंह के वाद में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेना। इसके बाद मुल्ला जो कि संविदा अधिनियम के एक विद्वान हैं, इन्होंने अपनी कृति इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी बिना प्रतिफल के प्रत्यभूति की संविदा शून्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? इसेंशियल एलिमेंट, संविदा का स्वरूप। तो प्रत्यभूति की जो संविदा होती है वो उसमें 3 संविदाएं होती हैं, या प्रत्यभूति की संविदा का स्वरूप 3 प्रकार का होता है। जैसे कि जो पहली संविदा होती है वो मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होती है, जो कि एक सामान्य संविदा होती है। ठीक है, दूसरी संविदा क्या होती है? लेनदार व प्रतिभू के बीच में, जो कि प्रत्यभूति की संविदा होती है। ठीक है, तीसरी क्या संविदा होती है? प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में, जो कि क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिभूति की संविदा में कितने टाइप की संविधाएं होती हैं, तो 3 संविधाएं होती हैं। पहली क्या होती है? मूल ऋणी और लेनदार के बीच में। आप मोबाइल लेने गए तो दुकानदार और आपके बीच में जो हुई वो एक सामान्य संविदा हुई। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? लेनदार और प्रतिभू के बीच में, यानी शर्मा जी और दुकानदार के बीच में जो हुई थी वो आपकी प्रत्यभूति की संविदा हुई थी। ठीक है, जिसको स्टडी कर रहे हैं। और तीसरी क्या हुई? प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में क्षतिपूर्ति की संविदा, यानी आपके और शर्मा जी के बीच में हुई कि अगर आप देने में असफल हो गए पैसे सुबह 2,000, तो शर्मा जी ने दे दिया 20,000। अगर आप देने में फेल हो गए तो आपकी जगह पे शर्मा जी ने दे दिए 20,000 दुकानदार को। तो अब शर्मा जी को ये इनके पास राइट हो जाएगा कि वो अब आपसे ये 20,000 रुपये वसूल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? आप करोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्षतिपूर्ति की संविदा। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। अब यहाँ इसी के आगे यही कहा गया है कि यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मूल ऋणी के ऋण के संदाय करने में असफल रहने पर जब प्रतिभू के द्वारा लेनदार को ऋण का संदाय कर दिया जाता है अथवा संदाय का वचन पत्र निष्पादित कर दिया जाता है, तब प्रतिभू लेनदार का स्थान ले लेता है। यानी जो शर्मा जी हैं वो दुकानदार का स्थान ले लेते हैं कि वो आपसे पैसे वसूल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है आपका अगला इसेंशियल एलिमेंट? मूल ऋण। याद रखिएगा कि ये जो प्रत्यभूति की संविदा का निर्माण होता है ये किसके लिए होता है? ये मूल ऋण के लिए होता है, यानी मूल ऋण को सुरक्षित करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रत्यभूति की संविदा का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मूल ऋण ना हो, क्योंकि मूल ऋण को सुरक्षित करना ही प्रत्यभूति की संविदा का उद्देश्य है। अतः
ऋण का वैध एवं प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। ठीक है, यानी आपके वाले केस में क्या था कि जो 20,000 रुपए थे, 20,000 रुपए की सिक्योरिटी के लिए ही तो गारंटी की संविदा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपके वाले में 20,000 रुपए थे, किसी के वाले में कोई सामान हो सकता है, किसी के वाले में कुछ दूसरा हो सकता है, तो कोई ना कोई मूल ऋण का होना आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो भी प्रतिभूति की संविदा नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो ऋण है ये वैध होना चाहिए। ठीक है, अवैध नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो कि कोर्ट में उसको इन्फोर्स कराया जा सके। जैसे एक केस है आपका काउट्स एंड कंपनी बनाम ब्राउनली का केस है। ये भी बहुत ध्यान से इस केस को देख लेना आप लोग। काउट्स एंड कंपनी बनाम ब्राउनली का केस है। इस मामले में प्रश्न ये उठा कि जब किसी अवयस्क के ऋण के लिए प्रतिभूति दी जाए तो यदि अवयस्क का ऋण शून्य होता है तो क्या प्रतिभू का उत्तरदायी होगा, यानी प्रतिभू दायी होगा। तो इस वाद में ये निर्णय दिया गया कि ऐसी स्थिति में प्रतिभू दायी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऋण किसी अवयस्क को दिया जाता है, आप सभी जानते हो कि भारतीय संविदा अधिनियम में अगर कोई भी संविदा अवयस्क के साथ की जाती है, ठीक है, माइनर के साथ की जाती है, तो वो शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई ऋण किसी अवयस्क को दिया जाता है जिसकी वजह से वो शून्य ऋण होता है, तो क्या वहाँ पर प्रतिभू दायी होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि नहीं, वहाँ पर प्रतिभू दायी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वैध ऋण के लिए ही दायी होगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पर इस बात में क्या होता है, अवयस्क का ऋण शून्य होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है दायित्व का उदय, यानी यदि मूल ऋणी अपना दायित्व पूरा कर देता है तो प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर आप सुबह आकर के 20,000 दे देते हो दुकानदार को, तो फिर शर्मा जी की क्या जरूरत है, उनका दायित्व तो समाप्त हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मूल ऋणी अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पहला दायित्व जो है वो आपका था और दूसरा दायित्व किसका होगा, प्रतिभू का होगा। ठीक है, और प्रतिभू का दायित्व कब उत्पन्न होगा, जब मूल ऋणी अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दायित्व है ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, आप सभी जानते हो। तो आगे वही चीज़ है कि प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व द्वितीय होता है और प्राथमिक दायित्व किसका होता है, मूल ऋणी का होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व होता है, प्राथमिक होता है या द्वितीय होता है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रतिभू का जो है दायित्व द्वितीय होता है। दुकानदार सबसे पहले वो आपसे पैसे वसूलेगा, जब आप नहीं दोगे तब जो है प्रतिभू से वसूलेगा, यानी शर्मा जी से। इसके बाद एक केस हम देखेंगे, केस आप लोग याद रखिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है आपका। केस क्या है, मंजू महादेव बनाम शिवप्पा का केस। ठीक है, ये सारे केस आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा, आगे के MCQ में ये आएंगे। केस में क्या कहा गया कि प्रतिभू अवधि बाधित ऋण का संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा ऋण अथवा दायित्व विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप सभी लोग जानते हो अवधि बाधित क्या होता है कि ऐसा ऋण जिसको दिए 3 साल हो चुके हैं वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी उसको वसूला नहीं जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब वो ऋणी आपको दे दे अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, तो वो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कोर्ट से फिर आप वसूल नहीं सकते हो। तो यह इस प्रकार का अगर कोई ऋण है जिसमें 3 साल पूरे हो चुके हैं, यानी टाइम उसका जो है ओवर हो चुका है, तो फिर वहाँ पर क्योंकि मूल ऋणी का दायित्व समाप्त हो गया तो फिर प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसेंशियल एलिमेंट है दुर्व्यपदेशन तथा तथ्यों को छिपाना। इसमें क्या लिखेंगे आप कि ऋणदाता का ये कर्तव्य है, यानी लेनदार का ये कर्तव्य है कि वह प्रतिभू को वो सारी बातें बताए जो कुछ भी वो मूल ऋणी के बारे में जानता है, ऐसी बातें जिनसे कि प्रतिभू का दायित्व प्रभावित हो सकता है, उसके हित प्रभावित हो सकते हैं, उन सारी बातों को प्रकट करे। ठीक है, और यदि ऋणदाता ऐसे तथ्यों को छिपा लेता है, प्रतिभू को नहीं बताता है और प्रतिभू जानकारी के अभाव में गारंटी दे देता है, यानी प्रतिभूति दे देता है, तो फिर प्रतिभू की इच्छा पर ऐसी संविदा शून्य करनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 है, इसमें कहा गया है कि ऋणदाता या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के फलस्वरूप प्राप्त प्रत्यभूति अवैध होगी। ये धारा आप लोग याद रखना। ठीक है, धारा 142 और धारा 143 जो है इसी में ये जो आवश्यक तत्व है इसको एक्सप्लेन किया गया है। जो धारा 143 है उसमें ये कहा गया है कि महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छुपाकर
प्राप्त की गई प्रतिभूति अवैध है। यानी इसमें क्या है कि सबसे पहले धारा 142 में कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके दुर्व्यपदेशन के द्वारा अगर कोई प्रतिभूति प्रतिभू से प्राप्त करी जाती है तो वो अवैध होगी। और धारा 143 में कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं इनको छिपा करके अगर कोई भी प्रतिभूति प्राप्त करी जाती है तो वो क्या होगी, अवैध होगी। ठीक है। इसके बाद आपका इसी से रिलेटेड एक केस है, लंदन जर्नल ओमनीबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे का केस है। इस विवाद में या इस वाद में लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इस वाद में प्रतिवादी यहाँ पर कौन है, प्रतिभू है। इस वाद में प्रतिवादी को एक कर्मचारी की विश्वसनीयता के लिए प्रतिभूति देने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है। मालिक ने उस नौकर को एक बार पहले ही बेईमानी के कारण हटा दिया था, परंतु यह तथ्य जो है उसने प्रतिभू से छिपा लिया। उसने प्रतिभू को ये बात नहीं बताई कि उसने पहले ही इस नौकर को बेईमानी की वजह से या चोरी की वजह से उसको हटा दिया था। प्रतिभूति के बाद जब उसने फिर से नौकर को रख लिया तो नौकर ने फिर से चोरी की उसके घर में। अब यहाँ पर जो मालिक है ये प्रतिभू के ऊपर वाद लाता है। वो कहता है कि आपने इसकी गारंटी दी थी नौकर की, ठीक है, कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने तो हमारे यहाँ चोरी कर ली है। तो न्यायालय के द्वारा प्रतिभू को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यहाँ पर जो मालिक था उसने इन तथ्यों को छिपाया था कि उसने पहले ही चोरी की है या वो एक बेईमान व्यक्ति है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रतिभू का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रतिभूति की संविदा में अंतर। जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लेकिन एज अ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट नहीं थे। इसमें हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जितने भी अभी तक डाउट होंगे आपके। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीसीजे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति की संविदा में अंतर बताइए। ठीक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा पॉइंट लिखने होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला डिफरेंस आपका क्या है कि क्षतिपूर्ति की संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में परिभाषित किया गया है। ये आप लोग याद रखना, सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा इधर क्या है प्रतिभूति की संविदा में कि प्रतिभूति की जो संविदा है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में परिभाषित किया है। ये आप लोग याद रखना कि धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा और 126 में प्रतिभूति की संविदा दी गई है। फिर क्या है दूसरा डिफरेंस कि क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है क्षतिपूर्ति दाता और दूसरा क्या होता है क्षतिपूर्ति धारी। लेकिन जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें तीन पक्षकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है लेनदार और दूसरा क्या होता है मूलधनी और तीसरा प्रतिभू। तीसरा डिफरेंस है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल एक संविदा होती है और वहीं आपकी प्रतिभूति की संविदा में तीन संविधाएं होती हैं। ठीक है। एक सामान्य संविदा, एक होती है प्रतिभूति की संविदा, एक होती है क्षतिपूर्ति की संविदा। ठीक है। तीन संविधाएं होती हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि प्रतिभूति की संविदा में दो संविधाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है क्षतिपूर्ति के अधीन दायित्व समाश्रित होता है और जबकि प्रतिभूति के अधीन दायित्व विद्यमान होता है, क्योंकि एक बार प्रतिभूति के आधार पर कोई भी कार्य होने से दायित्व अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या होता है दायित्व समाश्रित होता है, यानी उसका दायित्व उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो प्रतिभूति की संविदा होती है इसमें दायित्व विद्यमान होता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है। और वहीं पे आपकी प्रतिभूति की संविदा लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है। जो लेनदार जो ऋण देता है, उस जो कर्ज देता है उसके कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है। ठीक है। और वहीं आपकी जो क्षतिपूर्ति की संविदा है वो लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है। वो आपको अभी मालूम है, अभी हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस किया था ना। ठीक है। और वहीं पे जो भारतीय संविदा अधिनियम है तो उसमें प्रतिभूति की संविदा तो लिखित और मौखिक मान्य है, लेकिन अंग्रेजी विधि में ऐसी संविदा मात्र लिखित रूप में मान्य होती है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि भारतीय संविदा अधिनियम में तो ये प्रतिभूति की संविदा मान्य है लिखित और मौखिक दोनों, लेकिन अंग्रेजी विधि में केवल और केवल लिखित प्रतिभूति की संविदा मान्य है। ठीक है। अगला आपका डिफरेंस क्या होगा कि यह संविदा किसी तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं की जाती है, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं की जाती है, बल्कि प्रतिभूति की संविदा में मूल ऋणी के अनुरोध पर की जाती है। आपने देखा था कि जहाँ पर मूल ऋणी अनुरोध करता है कि आप हमारे लिए गारंटी दें कि हम
ये ऋण जो है समय पर चुका देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो प्रत्यभूति की संविदा है वो किसके अनुरोध पर दी जाती है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा अपने कि ये मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि ऐसी जो संविदाएं होती हैं, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति का वचन देने वाला ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। यानी याद रखना कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, तो जो व्यक्ति वचन देता है कि मैं आपकी जो भी क्षति होगी उसका भुगतान करूंगा या मैं क्षति की पूर्ति करूंगा, तो उसी का पूरा दायित्व होता है। लेकिन प्रत्यभूति की संविदा में जो प्राथमिक दायित्व होता है वो मूल ऋणी का होता है, और जो दूसरा दायित्व होता है, द्वितीय दायित्व होता है, वो किसका होता है? प्रतिभू का होता है। ठीक है, इसका अगला डिफरेंस है कि इस संविदा के अंतर्गत क्षतिपूरक किसी से भी रकम वसूल नहीं सकता है। यानी जो क्षतिपूरक होता है, एक बार उसने क्षतिपूर्ति कर दी तो उसके बाद फिर वो अपनी रकम किसी से वसूल नहीं सकता है। लेकिन जो प्रत्यभूति की संविदा होती है, इसमें प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण को चुका देता है। जब ऋणदाता को दे देता है तो उसके बाद फिर वो मूल ऋणी से अपनी रकम वसूल सकता है। यानी मूल, जैसे आपके केस में क्या था कि शर्मा जी ने आपकी जगह पे अगर 20,000 रुपये दिए, ठीक है, दुकानदार को, तो फिर वो आपके ऊपर वाद ला सकते हैं अपने 20। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझेंगे, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रत्यभूति के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ गारंटी। तो जो गारंटी है उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है विद्यमान प्रत्यभूति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे गारंटी फॉर पास्ट डेप्ट। दूसरा आपका है भावी प्रत्यभूति, यानी गारंटी फॉर फ्यूचर डेप्ट। तो जो गारंटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको डेप्ट यानी ऋण के आधार पर डिवाइड किया गया है। एक ऐसी गारंटी जो पास्ट में दिए गए ऋण के लिए गारंटी दी जाती है, उसको विद्यमान प्रत्यभूति कहते हैं। और दूसरी प्रत्यभूति जो फ्यूचर में दिए जाने वाले ऋण के संबंध में दी जाती है, उसको भावी प्रत्यभूति कहते हैं। ठीक है, फिर जो गारंटी भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के लिए दी जाती है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है विशिष्ट प्रत्यभूति, जिसको स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं, और दूसरा आपका है चलत प्रत्यभूति, जिसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। विशिष्ट यानी जो एक किसी स्पेसिफिक या एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जाती है, और चलत प्रत्यभूति यानी जो एक से अधिक यानी कई समव्यवहारों के लिए या कई ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है, ठीक है, उसे चलत प्रत्यभूति कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या होता है भावी प्रत्यभूति, क्या होता है विद्यमान प्रत्यभूति, विशिष्ट प्रत्यभूति, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग में प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे हम एक एक करके इलस्ट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यमान प्रत्यभूति, ये क्या होता है। तो जब प्रत्यभूति या गारंटी पहले से ही विद्यमान किसी ऋण के संबंध में दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? विद्यमान प्रत्यभूति कहते हैं। ठीक है, यानी ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा ऋण जो पहले ही दिया जा चुका है, जब उसके संबंध में कोई गारंटी दी जाती है तो उसी को विद्यमान प्रतिभूति बोलते हैं। या फिर कह सकते हो कि भूतकालीन ऋण के लिए जो गारंटी दी जाती है उसको विद्यमान प्रतिभूति बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरीके की गारंटी जो है शून्य है, विधि मान्य अविधि मान्य है, इसको कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक आपका केस था यहाँ पर, गुलाम हुसैन वर्सेस फयाज अली का केस है। ठीक है, तो इस केस में अवध उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि नहीं, अगर कोई भी गारंटी भूतकालीन ऋण के लिए दी गई है, यानी ऐसा ऋण जो पास्ट में दिया गया है, अगर उसके लिए कोई गारंटी दी गई है तो वो भी मान्य हो सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया कि विद्यमान प्रतिभूति क्या होता है। दूसरा आपका है, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं इसको समझा रही हूँ। ओके, अभी भी अगर किसी का क्लियर ना हो तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं। पहला आपका है रमेश, जो कि एक स्टूडेंट है। दूसरा आपका विक्रम, जो कि एक बिजनेसमैन है, जो कि एक अमीर आदमी है। और तीसरा है उदय सेठी, जिनको आप अच्छे से जानते हो। इसमें क्या है कि जो रमेश है वो विक्रम से 6 महीने के लिए 10,000 रुपये उधार लेता है और एक निश्चित दिन में चुकाने का वादा भी करता है, लेकिन वो टाइम ख़त्म भी हो जाता है और रमेश इस ऋण को चुका नहीं पाता है। फिर जब विक्रम के द्वारा मांगा जाता है तो रमेश के द्वारा 1 महीने का और टाइम मांगा जाता है कि आप मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो और मैं इस ऋण को चुका दूंगा।
और विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर 1 महीने का टाइम दे सकता हूँ, अगर उदय सेठी जो है इस चीज़ की गारंटी दें कि तुम मुझे 1 महीने में ये मेरे जो 10,000 रुपये हैं इनको वापस कर दोगे। तो यहाँ पर उदय सेठी जो है ये गारंटी देते हैं कि विक्रम को ये गारंटी देते हैं कि तुम इसे 1 महीने का टाइम और दे दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हारे जो 10,000 रुपये हैं तो इसका भुगतान ये इस 1 महीने में कर देगा, अगर ये नहीं करता है तो इसकी जगह पे मैं भुगतान करूँगा। तो यहाँ पर जो उदय सेठी ने गारंटी दी है वो किस ऋण के लिए दी है? ऐसा ऋण जो 6 महीने पहले दिया गया था। तो यहाँ पर जो उदय सेठी ने जो प्रतिभूति दी है वो कैसी है? ये एक विद्यमान प्रतिभूति है जो कि पास्ट में दिए गए ऋण के संबंध में दी जाती है। तो ये तो अब आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। विद्यमान प्रतिभूति तो हमारा क्लियर हो गया। अब भावी प्रतिभूति को डिस्कस करते हैं। नाम से आप लोगों का क्लियर हो रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। जब किसी भावी या भविष्य के लिए ऋण के संबंध में प्रतिभूति दी जाती है तो इसे भावी प्रतिभूति कहते हैं। यानी जब गारंटी किसी ऐसे ऋण के लिए दी जाती है जो भविष्य में ऋण दिया जाना है, उसी को क्या बोलते हैं? भावी प्रतिभूति बोलते हैं। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं प्रतिभूति के प्रकार। प्रतिभूति आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है विशिष्ट प्रतिभूति जिसको स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं, दूसरा आपका होता है चलत प्रतिभूति जिसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम ने अभी ऊपर भी बताया था, 2 पार्ट में प्रतिभूति को डिवाइड किया था, वहाँ पे कहा था विद्यमान प्रतिभूति, भावी प्रतिभूति। यहाँ पर भी प्रतिभूति को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं और बोल रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिभूति, चलत प्रतिभूति। अगर मैं यहाँ पर भावी प्रतिभूति लिख दूँ तो शायद आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो भावी वाली प्रतिभूति होती है यानी जो भविष्य के लिए ऋण के संबंध में जो गारंटी दी जाती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और बोला गया है विशिष्ट और चलत में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि ये जो विद्यमान प्रतिभूति है ये आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि विद्यमान प्रतिभूति क्या होती है, ये आपसे नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये आपका इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी नहीं है क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि विद्यमान प्रतिभूति जो है वो विधिमान्य नहीं है, वो शून्य है, वॉइड है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये वैलिड है और यहाँ पर जो प्रतिभू है उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद है, ठीक है। तो हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ने वाले हैं, भावी प्रतिभूति को। और आपके एग्जाम में जब पूछा जाए कि प्रतिभूति के प्रकार बताइए तो आप यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करिएगा कि प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है और पहली आपकी होती है विशिष्ट प्रतिभूति और दूसरी आपकी चलत प्रतिभूति है, जिसमें आपकी चलत प्रतिभूति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि चलत प्रतिभूति क्या होता है और इसका रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, यानी इसका प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब मेन आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप लोग अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। अब जो हमारा मेन आंसर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि विशिष्ट प्रतिभूति क्या होता है, इसको समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो याद रखना कि जब गारंटी किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है या किसी एक निश्चित अमाउंट के लिए दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिभूति। ये आप लोग याद रखना। और इसमें जैसे ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, यानी जैसे ही ये जो ऋण है इसका भुगतान हो जाता है तो वैसे ही ये जो गारंटी है ये भी समाप्त हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिभूति। ये बस समझने की आप लोग कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं। पहला आपका है बाबू भैया, दूसरा आपका है श्याम और तीसरा है आपका राजू। राजू जो है ये श्याम जो है वो राजू से 20,000 रुपये उधार मांगता है। कितना मांगता है? 20,000 रुपये उधार मांगता है। लेकिन राजू जो है इस शर्त पर तैयार होता है उधार देने के लिए कि अगर बाबू भैया इसकी गारंटी दें कि ये मुझे 1 महीने के अंदर या एक निश्चित समय जो भी है, चलो 1 महीना मान लेते हैं, 1 महीने के अंदर ये जो श्याम है ये राजू को 20,000 रुपये का भुगतान कर देगा, तभी इसको ये उधार देगा, वरना नहीं देगा। तो ये जो बाबू भैया इसकी गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है तुम इसको उधार दे दो और मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूँ
कि अगर तुमको ये 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं करेगा तो इसकी जगह पे मैं कर दूंगा या तुम मुझसे वसूल लेना। तो ये जो गारंटी दी है ये इसी को विशिष्ट प्रत्याभूति बोलेंगे। और जैसे ही इन जो श्याम है आपका, जैसे ये 20,000 रुपये का भुगतान कर देता है यानी अपना उधार चुका देता है, वैसे ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा और उसके बाद बाबू भैया जो है वो लायबल नहीं होंगे किसी और ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे सपोज जो श्याम है इसको वापस कर देता है इसके 20,000 रुपये और राजू फिर से उसको 10,000 रुपये दे देता है। ठीक है, तो फिर राजू जो बाबू भैया हैं वो उसके लिए फिर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी थी जो कि 20,000 की थी और जिसका भुगतान श्याम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें याद क्या रखना है विशिष्ट प्रत्याभूति में कि यहाँ पर केवल एक ही ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और इसमें एक निश्चित अमाउंट होता है, एक निश्चित ऋण होता है और जैसे ही ये संव्यवहार खत्म हो जाता है वैसे ही आपकी ये विशिष्ट प्रत्याभूति भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे दूसरा जो हमारा टाइप है इसका, चलत प्रत्याभूति, जिसको कंटिन्यूइंग गारंटी भी बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं चलत प्रत्याभूति क्या होता है। तो चलत प्रत्याभूति सबसे पहले आप लोग ये याद कर लो कि ये किस धारा में परिभाषित है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 में चलत प्रत्याभूति की परिभाषा दी गई है और ये जो परिभाषा दी गई है ये आपके एक्ट में ही दी गई है कि वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो चलत प्रत्याभूति की संविदा कहलाती है। अर्थात इसको दूसरे अगर शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जब प्रत्याभूति का विस्तार एक संव्यवहार तक सीमित ना हो करके कई संव्यवहारों तक हो तो उसी को क्या बोलते हैं, चलत प्रत्याभूति की संविदा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो चलत प्रत्याभूति की संविदा होती है तो इसमें ऋणदाता तथा मूल ऋणी के बीच में एक निश्चित समय के भीतर जितने भी संव्यवहार होते हैं, ठीक है, यानी सभी संव्यवहारों के लिए प्रतिभू अपने आप को उत्तरदायी बनाता है। ठीक है, यानी जो प्रतिभू होता है वो जितने भी मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में एक निश्चित समय के भीतर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी के लिए अपने आप को उत्तरदायी बनाता है। जो प्रत्याभूति केवल एक संव्यवहार के लिए दी गई हो वह उस संव्यवहार के पूरा होते ही समाप्त हो जाती है, लेकिन चलत प्रत्याभूति एक निश्चित समय तक चलती रहती है। ओके, चलत प्रत्याभूति को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों का, यहाँ पर ये दो दोस्त हैं, एक आपका जय है, हम इनका नाम दे देते हैं, और दूसरा आपका वीरू है। सपोज ये एक आपका एग्जाम्पल है और यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, बहुत फेमस कॉफ़ी, इनके यहाँ पर एक 100 रुपये की कॉफ़ी आती है जो कि एक फेमस है। ठीक है, और उसी कॉफ़ी के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो जय है ये कॉफ़ी शॉप के ओनर को इस चीज़ के लिए गारंटी दे रहा है, प्रत्याभूति दे रहा है कि आप वीरू को 1 महीने के अंदर जितनी भी कॉफ़ी दोगे, उधार जितनी भी कॉफ़ी दोगे उनमें वो 1,000 रुपये तक के लिए केवल लायबल होगा। ठीक है, सपोज अब ये आप एक ही दिन में उसको चाहे जितनी कॉफ़ी दे दो या डेली एक एक करके कॉफ़ी दो, जितनी भी आप कॉफ़ी दोगे उसमें जय जो है वो केवल और केवल 1,000 रुपये तक के लिए लायबल होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ समझने वाली ये बात है कि हम लोग क्या समझ रहे थे, चलत प्रत्याभूति, तो इसमें एक से अधिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अब ये जो कॉफ़ी शॉप का ओनर है वो उसको डेली 100 रुपये की एक कॉफ़ी दे सकता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 10 दिन तक ऐसे दिया तो 1,000 रुपये की कॉफ़ी हो गई कि नहीं हो गई। अब सपोज 1,000 रुपये की कॉफ़ी हो गई और ये जो वीरू है ये पेमेंट कर देता है, अपना उधार चुका देता है, फिर से वो देने लगा। ठीक है, ऐसे करते करते 12 दिन उसने कॉफ़ी दिया तो 1,200 रुपये की कॉफ़ी दे डाली उसको। तो यहाँ पे जो जय है वो केवल और केवल 1,000 रुपये तक के लिए ही लायबल होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो चलत प्रत्याभूति क्या होती है, एक निश्चित समय के भीतर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है उसी को चलत प्रत्याभूति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं आप लोगों के लिए जो कि आपके बेयर एक्ट में है। एक का नंबर इलस्ट्रेशन, दूसरा आपका है गा नंबर इलस्ट्रेशन। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। पहला जो इलस्ट्रेशन है वो उस नौकर की ईमानदारी के बारे में गारंटी दी गई है जिसका काम किराए को वसूल करना है। ठीक है, जो किराए को वसूल करने के लिए रखा जा रहा है नौकर, उसकी अगर ईमानदारी के बारे में गारंटी दी जाती है तो वो आपका एक चलत प्रत्याभूति होगा। दूसरा आपका गा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जहाँ पर आटे के 5 बोरे
से संबंधित है, ठीक है। इसको हम इस केस से समझते हैं। अब यहाँ पर आपका एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है आपका, के वर्सेस ग्रोव्स का केस है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस केस के जो फैक्ट्स हैं आपके वो गा नंबर इलस्ट्रेशन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इस वाद में प्रत्यभूति निम्न शब्दों में दी गई थी। क्या है प्रत्यभूति, उसको आइए रीड करते हैं। इस प्रत्यभूति के द्वारा मैं, यानी ये खा व्यक्ति कह रहा है कि मैं का के प्रति आटे के 5 बोरे जो वह गा को बेचेगा और जिसका भुगतान 1 महीने में होना है, दायी होऊंगा, यानी उत्तरदायी होऊंगा। 5 बोरे दिए गए और गा ने उसके मूल्य का भुगतान कर दिया, ठीक है। यानी इसका यहाँ तक क्या हुआ कि खा जो है वो एक गारंटी दे रहा है कि का के द्वारा 1 महीने में जो 5 बोरे गा को उधार देने हैं उनके मूल्य के भुगतान के लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा। तो यहाँ पर का जो है गा को उधार 5 बोरे देता है और बाद में गा के द्वारा इसका पेमेंट भी कर दिया जाता है, यानी उधार जो है वो चुका दिया जाता है। फिर क्या होता है, उसी महीने में और माल दे दिया जाता है, यानी 4 बोरे और दे दिए जाते हैं जिसका भुगतान फिर गा नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि का व्यक्ति खा के ऊपर, जो कि यहाँ पे प्रतिभू है, उसके ऊपर वाद ले आता है। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि यह एक चलत प्रत्यभूति नहीं थी, अतः बाद में दिए जाने वाले माल के लिए प्रतिभू उत्तरदायी नहीं था। तो इसमें समझना क्या है, ये कब आपका चलत प्रत्यभूति हो जाता, जब खा ये कहता कि का के द्वारा 1 महीने के अंदर जितने भी बोरे दिए जाएंगे, उधार जितने भी बोरे दिए जाएंगे, उनमें वो केवल और केवल 5 बोरे तक उत्तरदायी होगा। तो फिर यहाँ पर अगर पहले वाले जो 5 बोरे दिए उसका पेमेंट गा ने कर दिया, फिर 4 बोरे और दिए उसका गा ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर यहाँ पे खा के ऊपर वाद लाया जा सकता था, क्योंकि भैया तुमने 5 बोरे तक के लिए कहा था, ये तो 4 ही बोरे हैं, इसके लिए तुम मुझे पेमेंट करो, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर गा नहीं करेगा तो तुम करोगे। तो ये आपकी चलत प्रत्यभूति होती। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पे खा ने कहीं पर ये नहीं कहा है कि 1 महीने के अंदर जितने भी बोरे देंगे उसमें वो केवल 5 बोरे तक उत्तरदायी होगा। इसमें स्पष्ट वो कह रहा है कि वो उन 5 बोरे के लिए उत्तरदायी होगा जो इस महीने में देने हैं, उनके लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझना, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार आप इस केस को एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। और इसका जो PDF होगा मैं डाल दूंगी, वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप लोग आराम से रीड कर लेना, ठीक है। लेकिन जो अभी हम समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना, ओके। अब हम साधारण प्रत्यभूति और चलत प्रत्यभूति में अंतर देख लेते हैं। इसको विशिष्ट प्रत्यभूति भी कह सकते हो, ठीक है। आपका अगर इन दोनों टॉपिक्स में अभी भी कोई डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना आप लोग कि साधारण प्रत्यभूति यानी विशिष्ट प्रत्यभूति और चलत प्रत्यभूति में अंतर क्या है। तो ये यहाँ पे एक आपका फेमस केस है, कोरले एंड गिल्ड का केस है। इस मामले में साधारण प्रत्यभूति और चलत प्रत्यभूति के बीच में अंतर बताया गया था कुछ इस तरीके से। पहला आपका डिफरेंस बताया गया कि जो साधारण प्रत्यभूति होती है वो एक ही संव्यवहार के लिए होती है और एक ही निश्चित धन के लिए होती है, और जैसे ही उसका भुगतान हो जाता है यहाँ पर आपकी प्रत्यभूति भी खत्म हो जाती है। लेकिन चलत प्रत्यभूति में ऐसा नहीं होता है, ये एक चालू खाते के समान होती है जिसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आप लोगों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो चलत प्रत्यभूति होती है वो चालू खाते के समान होती है जिसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है, और जो अवधि समाप्त होने पर ना चुकाए हुए ऋण के लिए प्रतिभू उत्तरदायी होता है। यानी इसमें एक निश्चित टाइम होता है, इस टाइम के भीतर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे कुछ मतलब नहीं कितने होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिभू उतने के लिए केवल उत्तरदायी होगा जितने के लिए उसने कहा है कि इस महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें वो केवल इस सीमा तक उत्तरदायी होगा। दूसरा डिफरेंस क्या बताया इन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्यभूति चलत प्रत्यभूति नहीं होती है। सपोज किसी कर्मचारी को या किसी नौकर को आपको रखना है अपने घर में, या किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, उसके बारे में अगर कोई गारंटी देता है उसकी ईमानदारी के बारे में, तो वो तो आपका एक ही ट्रांजेक्शन हुआ ना। किसी व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में दे रहे हो, फिर आपका वो जितने दिन तक उस पद पर बैठा रहता है वो कर्मचारी, तो वो आपका एक ही ट्रांजेक्शन हुआ।
तो यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए आप प्रतिभूति दे रहे हो तो वो आपकी चलत प्रतिभूति नहीं होगी, वो आपकी विशिष्ट प्रतिभूति होगी, क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति मात्र एक समव्यवहार है। परंतु जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए रखा जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, तो उसकी अगर ईमानदारी के लिए आपने गारंटी दी है तो वो आपकी चलत प्रतिभूति होगी। फिर वो जितने भी किराया वसूल कर रहा है, डेली वो किराया वसूल कर रहा है, तो डेली वो एक नया ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रतिभू है वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो इतने हजार या इतने एक निश्चित अमाउंट तक के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी कर्मचारी की सिर्फ ईमानदारी के लिए गारंटी दी जा रही है तो वो आपका विशिष्ट प्रतिभूति होगा, यानी साधारण प्रतिभूति। लेकिन अगर ऐसा कर्मचारी जिसका काम किराए को वसूल करना है, उसकी ईमानदारी के लिए अगर कोई गारंटी दी गई है, वो आपकी चलत प्रतिभूति होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया विशिष्ट प्रतिभूति और चलत प्रतिभूति। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इस पार्ट में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण, यानी इसका रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, उसमें आप लोगों का डिस्कस कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों को शेयर करना या ना शेयर करना ये आपके ऊपर डिपेंड। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास 3 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रतिभूति के प्रकार कितने होते हैं, चलत प्रतिभूति क्या होता है, विशिष्ट प्रतिभूति क्या होता है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था और उनके बीच में डिफरेंस भी समझा था। अब इसी के साथ एक और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है, और ये भी आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस वजह से नहीं कवर कराया था क्योंकि आपका पार्ट 1 थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको नेक्स्ट वीडियो में रखा है। तो चलिए अब हम इसी को डिस्कस करते हैं कि चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, फिर इसी को देखना, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि चलत प्रतिभूति क्या होता है, साधारण प्रतिभूति क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण तो समझेंगे ही, साथ में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में जो भी समझा है उसके MCQ भी इसी वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे कि चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण किया जा सकता है। पहला तरीका है कि प्रतिसंहरण की सूचना के द्वारा, ठीक है, जो कि धारा 130 में दिया गया है, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 130 में दिया गया है कि प्रतिभू प्रतिसंहरण की सूचना के द्वारा चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण कर सकता है। दूसरा क्या है, प्रतिभू की मृत्यु के द्वारा, जो कि दिया गया है धारा 131 में। ये आप लोग याद रखना कि धारा 131 में दिया गया है प्रतिभू की मृत्यु के द्वारा चलत प्रतिभूति का प्रतिसंहरण, और धारा 130 में दिया गया है प्रतिसंहरण की सूचना के द्वारा, क्योंकि आगे हम जो MCQ डिस्कस करेंगे उनमें भी ये क्वेश्चन होंगे। और तीसरा जो तरीका है हमारा, संविदा की शर्तों में परिवर्तन के द्वारा, जो कि आपका धारा 133 में दिया गया है। ये आप लोग याद रखना, प्रतिसंहरण की सूचना के द्वारा धारा 130, और 131 में दिया गया है प्रतिभू की मृत्यु के द्वारा, और 133 में दिया गया है संविदा की शर्तों में परिवर्तन के द्वारा। तो चलिए अब हम इन हेडिंग्स को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हमें इनको एक एक करके एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। ओके, तो जो हमारा पहला तरीका है वो प्रतिसंहरण की सूचना के द्वारा, ठीक है, सूचना के द्वारा चलत प्रतिभूति को समाप्त किया जा सकता है। यानी जो चलत प्रतिभूति है, चलत प्रतिभूति का भावी समव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना के द्वारा किसी भी समय प्रतिभू कर सकता है। यानी जो प्रतिभू है वो लेनदार को ये किसी भी समय पर ये सूचना दे सकता है कि अब आप, यानी लेनदार के और मूल ऋणी के बीच में आगे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए जो मैंने चलत प्रतिभूति दी थी, अब मैं उसको वापस ले रहा हूँ या उसको समाप्त कर रहा हूँ। अब आपकी और मूल ऋणी के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। इसके आगे ध्यान देने वाली बात है कि साधारणतया प्रतिभूति दी जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती है।
ठीक है। यानी जनरली जैसे आपने जैसे सपोज किसी प्रतिभू ने अगर किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए, ऐसा कर्मचारी जिसकी नियुक्ति होनी है तो उसकी ईमानदारी के लिए कोई अगर गारंटी देता है, तो एक बार अगर आपने गारंटी दे दी तो फिर आप बाद में उसको वापस नहीं ले सकते हो। अब वो जब तक पद पर रहता है कर्मचारी, तब तक प्रतिभू का उत्तरदायित्व रहेगा और तब तक वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो चलत प्रतिभूति होती है, इसको अगर दे दिया है, ठीक है, तो प्रतिभू ऋणदाता को सूचना दे करके वापस ले सकता है, ठीक है। जो साधारण प्रतिभूति होती है उसमें ऐसा नहीं कर सकता है कोई, लेकिन जो चलत प्रतिभूति होती हैं उनमें प्रतिभू के पास ये अधिकार होता है कि अगर उसने किसी भी मामले में या किसी भी व्यक्ति को किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अगर चलत प्रतिभूति दी है तो उसको वो वापस भी ले सकता है। और कैसे? उसके लिए 3 तरीके हैं, जिनमें पहला है सूचना के द्वारा, ठीक है। और ऐसी सूचना देने के बाद होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी संव्यवहार हैं, उनके लिए प्रतिभू उत्तरदायी नहीं होगा, परंतु जो संव्यवहार ऐसी सूचना के पहले हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए प्रतिभू का उत्तरदायित्व बना रहता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिभू ने जिस दिन सूचना दी उसके बाद जितने ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उनके लिए तो उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा, लेकिन उसके पहले जितने भी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं सूचना देने के पहले, उसके लिए प्रतिभू उत्तरदायित्व बना रहेगा। और उसके अगर वो मर जाता है या उसकी जो संतान होती है या उसके उत्तराधिकारी होती हैं, उनका भी उत्तरदायित्व बना रहेगा, ठीक है। मतलब प्रतिभू नहीं रहता है उसके बाद। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक ऑक्सफोर्ड वर्सेस डेविस का केस है जो कि आप लोग इसमें कोट कर सकते हो केस, ठीक है। इसमें भी प्रतिभू ने लेनदार को सूचना के द्वारा चलत प्रतिभूति का प्रतिसंग्रहण किया था, और इस मामले में न्यायाधीशों के द्वारा भी विचार दिया गया था कि जो प्रतिभू होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर उसने किसी भी मामले में चलत प्रतिभूति दी है तो उसको वो वापस ले सकता है सूचना के द्वारा, ठीक। और इसमें यह भी कहा गया कि वही चीज़ जो हमने आपको पहले बताई है कि साधारण प्रतिभूति अगर किसी ने दी है तो वहाँ पर वो उसको वापस नहीं ले सकता है, लेकिन चलत प्रतिभूति अगर किसी प्रतिभू ने दी है तो उसको वापस ले सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रतिभू की मृत्यु के द्वारा, जो कि धारा 131 में दिया गया है। प्रतिभू की मृत्यु के द्वारा भी चलत प्रतिभूति समाप्त हो सकती है, और धारा 130 में आपका दिया गया था सूचना के द्वारा प्रतिसंग्रहण। अब इसमें हमें याद क्या रखना है कि जब तक किसी संविदा में कोई स्पष्ट उपबंध ना हो तो चलत प्रतिभूति प्रतिभू की मृत्यु से समाप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद होने वाले सभी संव्यवहारों के लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, ठीक है। यानी जब तक कि कोई उनकी जो प्रतिभूति की जो चलत प्रतिभूति की संविदा हुई है, तो जब तक उसमें कोई विशेष शर्त या कोई विशेष कंडीशन नहीं दी गई है, तब तक अगर प्रतिभूति की जो प्रतिभू है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए प्रतिभू का उत्तरदायित्व नहीं होता है। ओके, लेकिन उसके मरने से पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके लिए प्रतिभू के उत्तराधिकारियों का दायित्व बना रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मतलब कि जब प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए तो उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, लेकिन उसके पहले, मरने से पहले जितने भी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए जो मृतक के जो उत्तराधिकारी होंगे उनका दायित्व होता है। ओके, तीसरा आपका है संविदा की शर्तों में परिवर्तन के द्वारा, जो कि धारा 133 में दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो भी प्रतिभूति की जो संविदा होती है, लेनदार और मूल ऋणी और प्रतिभू के बीच में जो भी संविदा की शर्तें होती हैं, वहाँ पर अगर लेनदार और मूल ऋणी दोनों आपस में मिल करके कोई संविदा की शर्तों में हेरफेर करते हैं, ठीक है, उसी किसी कंडीशन में छेड़खानी करते हैं बिना प्रतिभू को इसकी सूचना दिए, प्रतिभू की उसमें कोई सहमति नहीं है, उसको कुछ भी बताया नहीं है, बिना उसको बताया कुछ भी परिवर्तन करते हैं, चाहे वो अमाउंट से रिलेटेड हो या कोई संविदा की शर्तों से रिलेटेड हो, कोई भी उसमें परिवर्तन करते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, या कह सकते हो कि प्रतिभू जो है उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो इनकार कर सकता है कि अब उसका कोई दायित्व नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आगे है इसमें कि जो भी परिवर्तन मूल ऋणी और लेनदार के बीच की संविदा की शर्तों में प्रतिभू की सहमति के बिना किया जाता है, प्रतिभू उस परिवर्तन के बाद
होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए उनके संबंध में दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। यानी जिस दिन उसमें संविदा में हेर फेर किया गया, उसके जो भी शर्तें हैं उनमें परिवर्तन किया गया, उसके बाद के जितने ट्रांजैक्शन हैं फिर उसके संबंध में जो प्रतिभू है वो अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। अब इस संबंध में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि कुछ विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है। जैसे कुछ न्यायाधीशों का मानना है कि अगर प्रतिभू को बिना सूचना दिए या बिना जानकारी दिए लेनदार और मूल ऋणी संविदा की शर्तों में कोई भी हेर फेर करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पे प्रतिभू को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाए या अपने दायित्वों से इनकार कर दे। ठीक है, यहाँ पर प्रतिभू का उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आप तथ्यों पे निर्भर करता है। ठीक है, कि वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो लेनदार और मूल ऋणी के बीच में जो संविदा में हेर फेर किया गया है या जो शर्तों में परिवर्तन किया गया है उससे प्रतिभू के हितों में कोई फर्क पड़ रहा है। अगर प्रतिभू को कुछ नुकसान हो रहा है, उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रतिभू को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाता है। लेकिन अगर कोई माइनर सा उसमें कोई परिवर्तन किया गया, बहुत छोटी मोटी सी कोई छेड़खानी करी गई है या कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर किया गया है जिससे किसी के हितों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ना किसी का कुछ भी अहित हो रहा है, तो वहां पर फिर प्रतिभू का उत्तरदायित्व भी होगा और उसके लिए वो अपनी जो भी शर्तें हैं उसकी वो पूरा भी करेगा, वो अपने दायित्व से मुकर नहीं सकता है। तो ये 3 तरीके थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो